जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गज़ा के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। 4 दिन की है जंगबंदी, लेकिन बहरहाल जंगबंदी है, एक पॉज़ आएगा, थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा उनको, जो इसराइल की जो दहशतगर्दी कह लीजिए आप, उसको एग्रेशन कह लीजिए आप, कोई भी नाम दे लीजिए आपको, लेकिन जिस तरह से इंसानी जानों के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से इंसानी जो रवायतें हैं उनको उनको उनकी तदफीन की जा रही है तसलसल के साथ इसराइल की तरफ से, उसके बाद ये एक थोड़ा सा पॉज जो है, ये थोड़ा सा सूरत हाल को संभलने का मौका कह लीजिए आप, या थोड़ा जिसको कहते हैं कि जब इंसान बहुत थक जाता है हर किस्म की आफतों से, तो उसको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। तो ये एक तरह की ब्रीदिंग स्पेस होगी, इससे कोई बड़ा फ़र्क पड़ने नहीं जा रहा है। और यकीनी तौर पर ये जो स्वैप है जो तय हुआ है कि हमास जो है वो 50 लोगों को छोड़ेगी और इसराइल जो है वो 150 फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन को छोड़ेगा, ये थोड़ा सा इसको कह लीजिए आपके ये एक ब्रीदिंग स्पेस, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा सा कुछ गुडविल की तरफ जाती बात दिखाई देती है। लेकिन चूँकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है और चूँकि कंडीशंस बहुत सख्त हैं दोनों तरफ से ही, और ख़ास तौर से इसराइल की तरफ से, इसलिए इसकी बात करते हैं हम तफसील के साथ। पहले एक मंजरनामा हम ज़रा थोड़ा सा अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें कि आलमी ताकतें कह लीजिए आप या दुनिया कह लीजिए दो ब्लॉक्स में बटी हुई है। एक वो ब्लॉक है जो अमेरिका की क़यादत में इसराइल के पीछे खड़ा है, जिसमें यूरोप शामिल है, जिसमें और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो उनको इखलाकी, सियासी, माली, दिफाई, फ़ौजी हर किस्म की इमदाद फराहम कर रहे हैं और तसलसल के साथ कर रहे हैं। और जब से ये जंग शुरू हुई है उसमें बेपनाह इजाफा हो गया है। मिसाल के तौर पे अमेरिका की तरफ से अपने 2 बड़े बहरी बेड़े जो हैं वो यानी बहरा रूम में भेज दिए हैं उन्होंने, बेपनाह मुतअद्दिद जहाज़ और उनके साथ है। असला की सप्लाई वो जिस बर्क रफ्तारी से जारी है जहाज़ों के ज़रिए, बहरी जहाज़ों के ज़रिए, वो भी हमारे सामने है। दूसरे ममालिक भी असला भेजने वालों में शामिल हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की एक जहाज़ भर के असला भेजने की, मगर वहाँ के लोगों ने कश्तियों में बैठ बैठ के उस जहाज़ का बंदरगाह से बाहर निकलना नामुमकिन बना दिया। इसी तरह आपने देखा कि बहुत सारे जहाज़ जो इसराइल की तरफ रवाना है, उनमें से एक जहाज़ को जो हौसीज़ हैं यानी यमन के, उन्होंने अगवा करना, तो खैर ये अमरीकी इस्तिलाह हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि हम कोई ऐसी चीज़ यहाँ से नहीं गुजरने देंगे जो किसी भी एतबार से इसराइल के फ़ायदे के लिए हो या इसराइल का मफाद उसके साथ मुंसलिक हो। दूसरी दुनिया का हिस्सा जो है वो जिसमें चीन और रूस हैं, ये जो पहला हिस्सा था इसकी क़यादत जनाब बाइडेन साहब फरमा रहे हैं, और दूसरा जो हिस्सा है उसमें चीन के प्रेसिडेंट शी और रूस के व्लादिमीर पुतिन जो है, ये दोनों शामिल हैं। लेकिन दूसरा धड़ा जो है वो अब तक करारदादें पास करने से या इखलाकी तौर पे इखलाकी मदद के लिए बयानात जारी करने के अलावा कुछ नहीं किया इसने। लेकिन खुशी की बात यह है कि बिल आखिर 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है, और इतनी ढंग से की है कि पता चला कि अभी मुस्लिम दुनिया मरी नहीं है, अभी ज़िंदा है। उसमें एक तुर्किया है और दूसरा सऊदी अरब है। तुर्किया ने तो जो कुछ किया वो सबके सामने है। जो उनके अल्फाज का चुनाव था, जो उनका लहजा था, हमने सुना है कई दफ़ा उनकी तकारीर में, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सिर्फ लफ्ज़ों तक, या कह लीजिए कि he was not playing with the galleries, he was sending very serious message across to the Israelis कि जनाब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, इस तरह नहीं चलेगा। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल इक़दाम किए। उन्होंने वहाँ से 40 के करीब बच्चे जो निकले, उनको उन्होंने इनक्यूबेटर्स में डाल के, और एम्बुलेंसेस खड़ी इंतज़ार कर रही थी, उनका हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। तो वो 40 जानें बचाना ऐसे हालात में इंडिकेट करता है कि आपकी इंटेंशंस क्या है। दूसरा ये कि उन्होंने ऐलान किया कि हम एक फील्ड हॉस्पिटल कायम करेंगे गज़ा में, और उन्होंने वार्न भी किया, मेरी इतलात ये हैं इसराइल को, कि इसमें पंगा ना करना, क्योंकि अगर आप पंगा करेंगे तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट तुर्किया। ये उन्होंने साफ मैसेज दिया। दूसरी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ जिसको कहिए कि आप जिसका बड़ा वज़न है, वो है सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। उन्होंने खिताब किया जी उसी ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस से, जहाँ पर प्रेसिडेंट शी भी थे, जहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी थे, और दीगर नुमाइंदे भी थे इस्लामी मुल्कों के, बड़े पावरफुल मुल्कों के। उसमें उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन के साथ, कि ये होना चाहिए लबो लहजा। अगर आपने सफारती सतह के ऊपर भी किसी महाज पर लड़ना है तो आपके लहजे में और आपके लफ्ज़ों के चुनाव में किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए।
वो ये कहते हैं कि तमाम मुल्क इसराइल को हथियार सप्लाई करना बंद कर दें। देखें कितना कैटेगोरिक स्टेटमेंट है। अब ये वन कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, उनका जो भी हथियार दे रहा है उसको हथियार देना बंद कर दें। फ़लस्तीनियों की गज़ा पट्टी से जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल है। यानी जवाज़ नहीं दिया उन्होंने कि अच्छा ये नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फिर उन्होंने कहा कि जी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए संजीदा कोशिशों की अब ज़रूरत है। बट इस सबसे बढ़ के जो बात उन्होंने की वो यह है कि 1967 की तयन करदा हदबंदी की बुनियाद पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। उनका इस सूरत हाल का कोई और हल है ही नहीं सिवाय उसके कि 1967 की पोजीशन पे जाके, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स खाली करना पड़ेगा गज़ा को कंप्लीटली, खाली करना पड़ेगा वेस्ट बैंक के उन इलाकों को जिसके ऊपर कब्जा है। जहाँ जहाँ आपने अपनी सेटलमेंट्स बनाई हैं इलीगल, वो सब आपको खाली करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट्स ए पैलेस्टीनियन लैंड। और दूसरा ये कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो उसका दारुल खिलाफा होगा। तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने और ये कहा कि इज़राइल की जो गज़ा की पट्टी के ऊपर जो बम्बार्डमेंट है या जो फौजी कार्रवाइयाँ हैं ये मुकम्मल तौर पर रुकनी चाहिए। वो किसी सीज़ फायर की बात नहीं कर रहे हैं या किसी टेम्परेरी सीज़ फायर की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहते दे मस्ट बी स्टॉप्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी अलमियों को रोकने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद की ज़रूरत है। ये जो बयानबाजी है इससे कुछ नहीं होना। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि वो इशारा कर रहे हैं कि वी हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू स्टॉप दिस जेनोसाइड ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। तो इस एतबार से स्टेप्स जो हैं वो क्या सऊदी अरब पहले लेगा, क्योंकि इस जंग से पहले जो इसराइल के साथ ताल्लुकात जिस तरह से उस्तवार करने की कोशिश की वो तो गए इस तरह से बीबी, उसका तो अब ख्वाब देखेगा इसराइल। वो जो लग रहा था ना उनको कि पूरे मशरिक़ वस्ता में तमाम इस्लामी ममालिक उनको रिकग्नाइज करने जाने, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम नाउ, दिस इज़ नाउ समथिंग ऑफ द पास्ट। यानी इस किस्म की नौयत जो आपके सामने है, 14,000 से ज़्यादा अफराद शहीद कर दिए गए हैं, 35,000 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, गज़ा हैज़ बिन रेज़्ड टू ग्राउंड। और आप कह रहे हैं कि मतलब है कोई इस तरह की वारदात अब नहीं होगी। ये तो किसी न किसी अमली नतीजे पर पहुंचे बगैर ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने नहीं जा रहा। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि इस वक्त अगर हम वहाँ की सूरत हाल देखें तो इसराइल रिपेंट तो करता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसराइल के अंदर तोड़ फोड़ का एक अमल जारी है। जो नुकसान उन्होंने उठाया हमास के हाथों तो अपनी जगह है, जैसा भी है, जितना भी है उसको आप इफेक्टिव कह लीजिए ना कहें, लेकिन जो उनके अंदर जो यरगमाली थे उनकी फैमिलीज़ ने जो हशर किया है वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू बहुत वीक विकेट के ऊपर खड़े हुए हैं, उनके ऊपर करप्शन के हॉरेबल चार्जेस हैं। वो तो अगर ये जंग ना शुरू करते तो अब तक घर गए होते वो या जेल में होते वो। ये जंग शुरू ही उन्होंने की है अपनी जान बचाने के लिए और अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए।